उड़िया मैं एकदम ठीक हूँ। और बड़ा फोन मेरा डिस्टर्ब था, मैं भी डिस्टर्ब था, सब कुछ जो है काफी कुछ इधर डिस्टरबेंस रही और क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। कल मंजू से बात हुई थी। ये आप लोग बताइए, आप लोग इलाहाबाद हैं, ये कोचिंग कब से खोल रहे हैं, कुछ पता है? नोटिस ये सुनने में आया है कि 5 जुलाई से शायद कोचिंग खोल दें। और एग्जाम के बारे में कोई सूचना? पहली जुलाई से एग्जाम के बारे में भी कुछ पता चल रहा है? अगस्त में अगर होता है तो मुश्किल है अगस्त में होना, लेकिन सितंबर क्रॉस भी नहीं करेगा। ये अगर अगस्त में लेते हैं तो अगस्त के लास्ट में, नहीं तो 15 सितंबर तक। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है? फर्ज कीजिए कि एग्जाम अगर आपका सितंबर में हो जाता है या अगस्त के लास्ट में होता है, तो आपकी रणनीति क्या है पेपर देने की? हाँ, और से बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, 20 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जिसमें 10 तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट का मतलब जो है 2 घंटे का, और उसी में से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इलाहाबाद पहुंचने के एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि उसी दिन से आप अपने और भी जो है लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि अल्टरनेट डे पर जो है ये टेस्ट हो जाएगा। मतलब हर दूसरे दिन जो है ये टेस्ट हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वही केवल पढ़ाई जाएंगी। फालतू में पढ़ाने का वक्त नहीं रहेगा। केवल और केवल टेस्ट सीरीज पर आप लोग फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से अगर जिंदा रहा तो जरूर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट से अगर चल रही है तो कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा 2-4 दिन लेट ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां कितनी पढ़ाई हो, ये कौन कह रहे हैं? नहीं, कोचिंग खोल देंगे निश्चित रूप से। हमको ये सूचना मिली है कि 5 से 10 के बीच में फुल फ्लेजेड जो है कोचिंग भी खुल जाएंगी और छोटे स्कूल भी खोल रहे हैं। बड़ा नुकसान किया, खैर। तो फिर मतलब ही क्या है, स्टाफ जा करके अपना वहां बैठे और उसके बाद तनख्वाह लेता रहे। यही सरकार की नीति है, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग अपने काम पर लगे रहें। आज क्या ये ऐसा है, मुझे थोड़ा सा मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो है टीजीटी का नहीं है, पीजीटी का है। तो पीजीटी में मैं पहुंच करके तुम्हें कुछ नोट्स दूंगा और पीजीटी के जो लड़के हैं उनको छांट करके मैं अलग करूंगा, ठीक है। तुम दिव्यांश में हो ना, हाँ, तो उसमें जो पीजीटी के लड़के हैं मैं उनको अलग करूंगा, ठीक। और उनके लिए 1 घंटा समय जो उनके राइटर हैं उनको खत्म करूंगा। खैर, हम लोग अब चर्चा करेंगे आज कल परसों 3 दिन, और दुआएं करना तो नेटवर्क सही रहे।
और कल लाइट भी नहीं थी, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई है। बारिश हो रही है, कभी लाइट फेल्योर है, कभी नेटवर्क फेल्योर है, और कभी मैं ही फेल हो जाता हूँ जी। देखते हैं, ठीक है। पहला है लिटरेरी टर्म एबे थिएटर। एक्चुअली 19वीं सदी में एक आंदोलन चला था आयरलैंड में, जिसमें सेल्टिक रिवाइवल, आयरिश भाषा, आयरिश कल्चर जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो रही थी, उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था सेल्टिक रिवाइवल, और उसका केंद्र बना था एबे थिएटर। तो इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर बिल्ट ड्यूरिंग सेल्टिक रिवाइवल मूवमेंट। सेल्टिक रिवाइवल मूवमेंट, जिसको हम सेल्टिक रेनेसा भी कहते हैं, पुनर्जागरण भी कहते हैं, एंड दिस मूवमेंट वाज लेड बाय, एस्टैब्लिश्ड बाय W.B. Yeats। सेल्टिक रिवाइवल को स्थापित करने और इसको संचालित करने का काम जो है W.B. Yeats ने किया था इन द ईयर 1899। 1899 में एक थिएटर बना और उसी का नाम रखा गया क्या, एबे थिएटर। लेडी ग्रेगरी जो कि पहले W.B. Yeats की प्रेमिका थी, बाद में उसने एक कैप्टन से शादी कर लिया था, तो इस मूवमेंट से लेडी ग्रेगरी भी जुड़ी हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि लेडी ग्रेगरी, द erstwhile beloved of Yeats, was associated with, तो उसका जो संबंध था वो एबे थिएटर से था। दूसरा टर्म है एस्थेटिसिज्म, जिसके बारे में जब मैं मूवमेंट पढ़ा रहा था तो विस्तार से चर्चा किया था। एक्चुअली द टर्म एस्थेटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एस्थेटा। एस्थेटा जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उससे जो है एस्थेटिसिज्म लिया गया है। और एस्थेटा का मतलब होता है द प्लेजर गेन्ड थ्रू सेंसेस। इंद्रियों के माध्यम से आनंद की जो प्राप्ति होती है उसी को एस्थेटा ग्रीक वालों ने कहा, और इंग्लिश में वही एस्थेटिसिज्म बना। साहित्य में एक आंदोलन आया इन 1750, बामगार्टे, कुछ लोग इसको बामगार्टेन पढ़ते हैं, ये जर्मन टर्म है, बामगार्टे नाम है। 1750 में बामगार्टे पब्लिश्ड ए बुक एस्थेटिका। 1750 में बामगार्टे ने एक किताब का प्रकाशन कराया था जिसका शीर्षक रखा गया एस्थेटिका, एंड लेटर ऑन इन जर्मनी इट बिकेम ए मूवमेंट, और बाद में जर्मनी में ये एक साहित्यिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट वर कांट, इमैनुअल कांट, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ जर्मन लिटरेचर गेटे एंड शिलर। इस आंदोलन के शीर्ष व्यक्तित्व तीन थे, कांट, गेटे और शिलर। लेकिन अमेरिकन लिटरेचर में ये प्रभाव एस्थेटिसिज्म का नेतृत्व एडगर एलन पो ने किया और एमर्सन ने किया। बट इन इंग्लिश लिटरेचर दिस मूवमेंट वाज लेड बाय रोसेटी, मॉरिस एंड स्विनबर्न। Dear students, now let's come to the third term, affective fallacy. Affective प्रभावी, fallacy कहते हैं दोष को। वास्तव में the term was defined by Wimsatt and Beardsley. दोनों लोगों ने, विमसैट ने और बियर्डस्ले ने, एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था वर्बेटिज्म, which was published, हाँ जी, बिल्कुल सही पूछा आपने प्रश्न, थैंक यू वेरी मच। तो ये टर्म कॉइन किया था बामगार्टे ने। किसने? बामगार्टे। चलिए, हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुना।
ये तो जो है ये प्रोपेगेटर थे, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। अमेरिका में इसका एडगर एलन पो जो है और एमर्सन ने नेतृत्व किया, और इंग्लिश में रोसेटी, स्विनबर्न और जो है मॉरिस ने किया। बाद में मेलाइस भी इससे जुड़े थे। क्या बड़ा शोर आ रहा है, इधर से काफी आवाजें आ रही हैं, प्लीज उसको जो है थोड़ा सा बंद कर लें। अफेक्टिव फालेसी इस, जैसा मैंने बताया कि अफेक्टिव कहते हैं प्रभावी, प्रभाव छोड़ने वाली, और फालेसी कहते हैं दोष को। तो the term was defined by Wimsatt and Beardsley in their joint work Verbatism, which was published in 1954। तो विमसेट और बेयर्सले दो लोगों ने मिलकर के एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था वर्बेटिज्म। उन्होंने अफेक्टिव फालेसी को परिभाषित किया, द कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। कभी क्या होता है कि कभी कोई कविता या कोई रचना अलग मानसिकता से, अलग भाव से रखता है, और वो पाठक उसको गलत भाव से या उसका भाव जो है समझ नहीं पाता है। तो ये जो दोष है, कविता का प्रभाव जो वांछित रूप से पाठकों के ऊपर या सुनने वाले के ऊपर पड़ना चाहिए, इसके बीच में जो गैप होता है उसी को कहा गया अफेक्टिव फालेसी। फिर अगले टर्म की हम चर्चा करते हैं अलेक्जेंड्रीन। मैं लिखता भी चल रहा हूं साथ में। अलेक्जेंड्रीन के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी जो है एक बार देख लिया जाए इसका वास्तव में बैकग्राउंड क्या क्या चीज। हाँ भैया एक चीज ये बताओ, एग्जाम्पल यहाँ पर तो संभव नहीं है, थोड़ी सी ये मैं एक कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कभी कोई कविता जो है, हाँ, कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट, कि कविता और कविता के प्रभाव के बारे में, परिणाम के बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मान लीजिए कोई कविता वीर रस की लिखी गई और उसमें उस तरह के शब्दों का चयन नहीं किया गया, ओजपूर्ण शब्दों का चयन नहीं हुआ, या कोई कविता अगर एलेजियाक टोन की है, उसमें दुख पैदा करने वाले मर्मस्पर्शी शब्दों का प्रयोग न किया जाए, और पाठक उसको जो है वो एलेजी न समझ करके बैलेट समझ ले, या फिर कोई वीर रस की कविता समझ ले, तो ये दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को अफेक्टिव फालेसी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं अलेक्जेंड्रीन। बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओरिजिनली चलिए बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनली द टर्म वाज यूज्ड Alexandrine was used in French poetry. मूलतः एलेक्जेंड्रीन का प्रयोग फ्रेंच भाषा के
कविताओं में किया जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज यूज्ड बाय शार्लेमेन। फॉर द फर्स्ट टाइम it was used by Charlemagne। फ्रांसीसी कविता में पहली बार इसका प्रयोग शार्लेमेन ने किया था। Alexandrine is a 12 syllabic it is a 12 syllabic line यानी कि 6 मीटर। मूलतः वास्तव में अलेक्जेंड्रीन वो लाइन होती है जिसमें एक लाइन में 12 सिलेबल का प्रयोग करते हैं, यानी एक लाइन में जो है 6 मीटर का प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंड्रीन वॉज इन वोग हाँ जी 6 फीट या 6 मीटर यानी कि 12 सिलेबल। Alexandrine was in vogue in the 12th century in French poetry। बारहवीं सदी में मोस्टली फ्रांसीसी भाषा की जितनी भी कविताएं लिखी जाती थी उनमें हर लाइन अलेक्जेंड्रीन की होती थी, यानी 12 सिलेबल की। इन इंग्लिश लिटरेचर या इन इंग्लिश पोएट्री कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। इन इंग्लिश पोएट्री फॉर द फर्स्ट टाइम it was imported and employed by Spenser in his Faerie Queene। ठीक है भैया, नोट कर लें फिर आगे देखना जाए। नोट कर लिया हूं तो फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूं। थैंक यू भाई, थैंक यू हाँ जी। क्या हो गया? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है एनाग्नोरिसिस। It is a Greek term
ग्रीक भाषा का शब्द है एनाग्नोरिसिस। For the first time it was used by Aristotle in his Poetics. पहली बार एनाग्नोरिसिस का प्रयोग अरस्तु ने अपनी रचना पोएटिक्स में किया था और पोएटिक्स के चैप्टर 7 में, इन चैप्टर 7 और 6 पोएटिक्स के छठे चैप्टर में एरिस्टोटल ने एनाग्नोरिसिस शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब होता है द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। इट मीन्स द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। अब नीचे मिटा दें। The moment of recognition of truth when ignorance gives way to knowledge। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से बताया जाए। अरस्तु ने अपनी मॉन्यूमेंटल रचना पोएटिक्स के छठे चैप्टर में एनाग्नोरिसिस का शब्द का प्रयोग किया और एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है कि द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ व्हेन इग्नोरेंस गिव्स वे टू नॉलेज। ये वास्तव में सत्य की पहचान का वो पल जब अज्ञानता ज्ञान के समक्ष समर्पित हो जाती है। शायद ये बात स्पष्ट ना हुई हो। ओडिपस रेक्स एक रचना है। ओडिपस कहते हैं, ओडिपस नाम का एक राजा था, रेक्स कहते हैं किंग को। प्राचीन यूनान में एक नाटक लिखा, उस समय राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ राइटर ऑफ दैट ओडिपस रेक्स। किंग ओडिपस ने अनजाने में अपनी माता से ही विवाह कर लिया था। अब ये समझिए कि किंग ओडिपस ने अनजाने में, और बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ही मैरिड विद हिज ओन मदर। रिजल्ट वाज फॉर कंसेक्यूटिव 7 years देयर वाज ड्रॉट इन हिज किंगडम। 7 वर्षों तक लगातार सूखा हो गया। तो फिर राजा ओडिपस डेल्फी के मंदिर में जाता है और पूछता है कि आखिर ये लगातार जो 7 वर्षों तक सूखा है, ड्राट है मेरे राज्य में, ये किस कारण से है। तो डेल्फी के ऑरेकल ने कहा कि अननोइंगली ड्यू टू इग्नोरेंस यू हैव मैरिड विद योर ओन मदर, कि अनजाने में तुमने अपनी ही मां से विवाह कर लिया है और एक पाप कर्म है जिसके कारण से तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। तो वो पल जब सत्य उसके सामने जो है उद्घाटित हुआ, ओडिपस के सामने, तो वो पश्चाताप किया। तो उसी को कहा गया एनाग्नोरिसिस, यानी द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ। जब सत्य उद्घाटित हो जाए, किसी भी अज्ञानता से जब पर्दा उठ जाए और अचानक सच्चाई का पता चल जाए, तो उसी पल को क्या कहा गया है, एनाग्नोरिसिस। आगे बढ़े।
नोट कर लिए हो तो मिटा के आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टर्म है एंग्री यंग मैन। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जब नेटवर्क साथ नहीं देता है तो एक तरह से दिमाग हैंग सा हो जाता है, फिर इरिटेशन सी आ जाती है। और जब नेटवर्क प्रॉपर आप लोगों की तरफ से भी जो है रिस्पांस मिलता रहता है तो थोड़ा सा एक एनर्जी सी मिलती रहती है। एंग्री यंग मैन, The term was first used by Leslie Paul. The term was first used by लेस्ली पॉल। सबसे पहले बार इस शब्द का प्रयोग एंग्री यंग मैन का प्रयोग जो है लेस्ली पॉल ने किया था when he published his autobiography in 1951। 1591 में लेस्ली पॉल ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन करवाया और उसमें पहली बार उसने एंग्री यंग मैन का प्रयोग किया था। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड there was dissension and dissatisfaction दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक पूरी तरह से डिसेंशन, असंतोष और डिससेटिस्फैक्शन का वातावरण था। डिससेटिस्फैक्शन परवेडेड इन होल वर्ल्ड। The established social and domestic social and domestic norms were no more। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो एक सामाजिक और पारिवारिक ढांचा था, जो नैतिक मूल्य थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। एंड द फ्यूचर वॉज ब्लीक। एंड द फ्यूचर ऑफ यंग मैन वॉज ब्लीक। खासतौर से
नवयुवकों के भीतर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना आई, क्योंकि उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय था। इन इंग्लिश लिटरेचर इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाई John Osborne. It was expressed by John Osborne. रचना बताइए। In his Look Back in Anger. Look Back in Anger. और बड़ी विचित्र बात यह भी है मित्रों की दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक और पारिवारिक आदर्श थे, खासतौर से नवयुवकों के बीच में एक अवसाद घर कर गया था, जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे। उनके सामने कोई रोजगार नहीं था, तो निश्चित रूप से उनका असंतोष उनके हर कदम पर व्यक्त होने लगा और क्रोध की अभिव्यक्ति हो गई, पूरी तरह से वो इरिटेट हो गए। तो उसी को कहा गया एंग्री यंग मैन। और आपने अगर 60 के दशक या 70 के दशक की फिल्में भी देखी होंगी, भारतीय फिल्में, क्या भारतीय फिल्में बल्कि दुनिया की जितनी भी उस दौर में फिल्में आई थी, उसमें नायक अपने असंतोष को व्यक्त करता है और समाज में सामाजिक मूल्यों और सामाजिक संबंधों को लात मारता है। तो इस टर्म का प्रयोग जो है लेस्ली पॉल ने पहली बार अपनी आत्मकथा 1951 में किया था और साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति पहली बार जॉन ऑसबॉर्न ने अपनी रचना लुक बैक इन एंगर में किया। नोट कर लिया हूं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब बैकियस अगला टर्म है, बैकियस। Bacchius. The term is associated with Bacchus. Bacchus, the god of wine in Greek myth. The god of wine in a Greek myth. यूनान की पौराणिक कथाओं में मदिरा के देवता का नाम जो है बेकस है और बेकस से ही जुड़ा हुआ शब्द है बेकियस है। बेकियस इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन। इट इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन। वास्तव में एक सांगीतिक रचना है in which accented is followed by two accented, in which accented is followed by two unaccented. Accented, सॉरी उल्टा हो गया,
when two unaccented is followed by accented, यानी कि two unaccented या two unstressed भी कह सकते हैं, two unaccented is followed by accented। संगीत में जब दो मंद स्वरों के बाद एक तीव्र शब्द प्रयोग किया जाता है तो उस तरह की संरचना को, सांगीतिक संरचना को वैकियस नाम दिया गया। लेकिन the vacuous sound is sung at a drinking festivity। जब लोग ड्रिंक करते हैं और किसी उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें ड्रिंक एक आवश्यक तत्व हो जाता है, तो उस मौके पर जो गीत गाया जाता है उसको वेकियस कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है बार्जलेटा। नोट कर लिया हूं तो फिर जो है मैं लिख दे रहा हूं बार्जलेटा। बार्जलेटा मित्रों एक फ्रेंच टर्म है which means joke or to ridicule। बार्जलेटा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मजाक करना या किसी का उपहास करना। When a poem is written on serious theme, when a poem is written when the poem is written on a serious theme, जब किसी कविता किसी गंभीर मुद्दे पर लिखी जाए जिसकी थीम धीर गंभीर हो, but presented in ridiculous way, is called barzelletta। बेटा है दोस्तों, अगला टर्म नोट करें आप, ब्लैक कॉमेडी। कॉमेडी ये
ये कई बार पूछा गया है, शब्द उत्तराखंड में भी है, केरला बोर्ड में भी है और DSSP में हायर में भी ये शब्द पूछा गया है, ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी। The term is taken after French word black noise. Taken after French word black noise, NOIRRE। इसको जो है आप नोरे मत पढ़िएगा, ब्लैक नोए है। एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जीन एनॉय। coined by Jean, स्पेलिंग है इसकी ANOILLE। शब्द पहली बार इसको कॉइन किया था जेन एनॉय ने। It is a play in which disillusionment, ANOIILLE, a play in which illusionment जिसको भ्रम कहते हैं, illusionment and cynicism, पागलपन, are expressed the protagonist is controlled and regulated by the protagonist is ruled and regulated rules and regulated by fate or incomprehensible power, ruled by fate or incomprehensible पावर। वास्तव में ब्लैक कॉमेडी में जो नायक होता है वह नियंत्रित होता है पूरी तरह से भाग्य के द्वारा, या ये भी कहा जा सकता है कि इनकम्प्रिहेंसिबल पावर एक ऐसी शक्ति जो प्रोटोगोनिस्ट की समझ में नहीं आ पाती है, उसके द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है और नियमित होता है। ऐसे ही नाटकों को जो है ब्लैक कॉमेडी कहा गया है। और शेक्सपियर के 4 ब्लैक कॉमेडी वो कौन कौन से हैं, मिटा के नोट कर दो, ऊपर नोट करनी हो तो फिर शेक्सपियर्स
4 प्लेज। पहला है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और दूसरा है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और उसकी तीसरी प्ले है मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। और लास्ट है विंटर स्टे। ये जो 4 प्ले हैं शेक्सपियर को, इसको ब्लैक कॉमेडी कहा गया है। डियर, आज इतना ही। कल और परसों में जो इम्पोर्टेंट हैं उसको ख़त्म कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ा तो आज मैं धन्यवाद दूंगा नेटवर्क को। कल मिलते हैं।